नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करें इससे पहले सीधे आपको लिए चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की रैली में, जहां पर मनीष सिसोदिया इस वक्त मौजूद हैं और लगातार नेतृत्व कर रहे हैं इस रैली का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो की तस्वीरें हैं दरअसल, और उसके बाद उनका संबोधन का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन उससे पहले रोड शो में भारी भीड़, लोगों का सैलाब, और इस बीच लोगों से हाथ मिलाते मनीष सिसोदिया। दरअसल आप लगातार देख रहे हैं पिछले 1 साल से पूरे दमखम के साथ में आम आदमी पार्टी गुजरात में उतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम बड़े नेता वहां पर डटे रहते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल अपने फ्री फॉर्मूले को लेकर वहां लोगों के बीच में पहुंचते हैं और उन्हें बार बार, चाहे पुरानी पेंशन का वादा हो या फिर फ्री बिजली फ्री पानी का वादा हो, दोहराते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने सुशासन देने का प्रयास किया और अब दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल नहीं आते हैं। अपने इसी फॉर्मूले को लेकर लगातार लोगों के बीच में पैठ बना रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब रोड शो कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का जोरदार रोड शो। और वहीं देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में रेड। एनआईए, ईडी, एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। पीएफआई से जुड़े लगभग 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में यह छापेमारी हो रही है। दिल्ली के शाहीन बाग, लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तारी, केरल से 22, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 की गिरफ्तारी, यूपी से 8, दिल्ली से 3 और मध्य प्रदेश में 4 की गिरफ्तारी। यूपी में एनआईए और एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये बड़ा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। पीएफआई पर एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी लगातार। यूपी से 8, दिल्ली से 3 गिरफ्तारियां हुई है। यूपी में एनआईए और एटीएस की लगातार ये संयुक्त कार्रवाई चल रही है। देश के 13 राज्यों में पीएफआई को लेकर ये छापेमारी चल रही है। पीएफआई पर एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी। देखिए, बार बार आपको याद होगा कि पीएफआई को लेकर ये सवाल उठता रहा कि पीएफआई को बैन किया जाए, क्योंकि कई जो मामले सामने आए, चाहे वो दंगों के हिंसक घटनाओं के सामने आए, चाहे शाहीन बाग का प्रदर्शन ही क्यों ना रहा हो, सीए एनआरसी को लेकर बवाल हो या फिर हिजाब को लेकर हो, तमाम जब भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं, वहां पर पीएफआई का कनेक्शन उजागर हुआ है। अब पीएफआई को लेकर यह बड़ी कार्रवाई है, जिसकी दरकार भी थी। देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा। यह बड़ा, आप इसको कह सकते हैं कि एक्शन है। दिल्ली, यूपी, कोलकाता, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में दरअसल रेड पड़ी है। लगभग दर्जन भर राज्यों के अंदर एनआईए, ईडी और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें पीएफआई के कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। पीएफआई से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हुई है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में यह छापेमारी हो रही है। दिल्ली के शाहीन बाग, लखनऊ के इंदिरा विहार से भी यहां पर गिरफ्तारी हुई है। असम में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के इंदिरा नगर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ। जानकारी सूत्रों से है, एनआईए की 4 टीमें यूपी में लगातार छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी में एनआईए की छापेमारी। देखिए, कई बार पीएफआई का यूपी में तो खासतौर पर जब इस तरीके की हिंसक घटनाएं घटी हैं, पीएफआई का कनेक्शन उजागर हुआ है। देश में लगभग 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, केरल से ही 22 गिरफ्तारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर पीएफआई पर ईडी, एनआईए की छापेमारी, गिरफ्तारी का राजस्थान से आंध्र प्रदेश तक भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी की। एनएसए डोभाल समेत तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो देखिए, सुबह 3 बजे से ही लगातार एक कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। यूपी से ही 8 गिरफ्तारियां हुई है, केरल से गिरफ्तारी हुई है, यहां तक कि राजस्थान से हुई है, आंध्र प्रदेश से हुई है, तमिलनाडु से हुई है, मध्य प्रदेश से 4 गिरफ्तारी, दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। आतंकी कनेक्शन को लेकर पीएफआई पर ईडी, एनआईए की यह छापेमारी, गिरफ्तारी का राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एनआईए की टीम पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है। केरल में ही करीब 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में भी रेड डाली गई। ये पूरी कार्रवाई पीएफआई से जुड़े टेरर फंडिंग मामले को लेकर चल रही है।
एनआईए की रेड मंजेरी मलपुरम जैसे इलाकों में भी जारी है। केरल में, यूपी में, महाराष्ट्र से 20 गिरफ्तारियां हुई हैं, केरल से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, कर्नाटक से गिरफ्तारी हो रही है, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी। और दिल्ली आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। आज शाम 4 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल बैठक करेंगे। सीएम केजरीवाल समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक होगी। कोविड, स्वास्थ्य सहित आपदा संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कई मसलों पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल ये बैठक करेंगे। सीएम केजरीवाल समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक होगी। कोविड, स्वास्थ्य सहित आपदा संबंधित विषयों पर चर्चा होगी इस दौरान में। दिल्ली आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होगी। शाम के 4 बजे बैठक होगी। उपराज्यपाल बैठक करेंगे शाम के 4 बजे। कोविड के अलावा आपदा भी इसमें विषय रहेगा। आपदा संबंधित विषयों पर भी चर्चा होगी। और चुनाव की तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन आज हिमाचल और गुजरात का दौरा करेगा। इलेक्शन कमीशन ईसी दोनों राज्यों में चुनाव तंत्र की तैयारी का आकलन करेगा। सीईसी राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे आकलन करेंगे। इलेक्शन कमीशन दोनों ही राज्यों में चुनाव तंत्र की तैयारियों का आकलन करेगा। सीईसी राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे आकलन करेंगे। आज हिमाचल और गुजरात का दौरा करेगा इलेक्शन कमीशन। ईसी दोनों राज्यों में चुनाव तंत्र की तैयारी का आकलन करेगा। सीईसी राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे करेंगे आकलन। चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ इस वक्त इलेक्शन कमीशन। हिमाचल और गुजरात का दौरा करेगा इलेक्शन कमीशन। देखिए, गुजरात और हिमाचल में इस वक्त आप राजनीति भी देख रहे हैं कितनी अव्वल दर्जे से लगातार आगे बढ़ रही है। और क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन तैयारी में जुटा है। दोनों ही राज्यों का दौरा किया जाएगा और यहां पर आकलन किया जाएगा। चुनाव की तैयारी में इस वक्त इलेक्शन कमीशन जुटा हुआ है। हिमाचल, गुजरात इस वक्त दोनों ही जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ी हुई हैं। और पीयूष तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। पीयूष, इलेक्शन कमीशन दोनों राज्यों में जाएगा, चुनाव तंत्र की तैयारियों का आकलन भी करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान भी होगा, जिसके साथ ही आचार संहिता इन दोनों राज्यों में लागू हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश या गुजरात की, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। ऐसे में जो चुनाव आयोग है वो उसकी तैयारियों में अभी से जुट गया है। क्योंकि आम प्रक्रिया होती है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपने पूरी तरीके से तैयारी कर लेता है और उस राज्य का दौरा करता है, क्योंकि कई बातें होती हैं और उसको चुनाव आयोग भी पूरा चुनाव कंडक्ट कराता है। तो उसको उसकी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरीके से ईवीएम की बात करें, उसको किस तरीके से उसका प्रसार करना है, कितने ईवीएम लगेंगे, ये सब तमाम बातें, कितने बूथ हैं, ये सब जो रिपोर्ट कार्ड है वो तमाम जो अधिकारी वहाँ पे राज्य में मौजूद होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को उस बात से अवगत कराते हैं। और यही कारण है कि हिमाचल और गुजरात का दौरा इलेक्शन कमीशन करेगा और दोनों ही राज्यों में अगर हम बात करें तो एक आकलन करेगा चुनाव आयोग की किस तरीके से यहाँ पे चुनाव कराना है, पहले क्या परिस्थितियां हैं, आज की क्या परिस्थितियां हैं, आबादी की बात करें या अधिकारियों की बात करें, कितने लोगों को यहाँ पे लगाना है, इन सब तमाम बातों को लेकर एक आकलन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीईसी राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे जाएंगे इस चीज को आकलन करने के लिए। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग अभी से इन विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और दौरा चुनाव आयोग अब करने जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 सितंबर से शुरू होगा नामांकन। सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में अशोक गहलोत की बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे अशोक गहलोत का ही नाम। दिल्ली में अशोक गहलोत की 2 घंटे तक बैठक चली। अशोक गहलोत के साथ शशि थरूर मैदान में सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन।
देखिए, अशोक गहलोत लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं। पहले देखिए, चर्चा इस बात को लेकर लगातार हो रही है कि इस बार गांधी परिवार से हटकर कोई दूसरा चेहरा होगा पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और अब सीधे आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कार्रवाई की ओर, क्योंकि आज पूरे दिन महिलाएं विषय रखेंगी। अनुराधा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। IICE की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 85% उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना चूल्हे पे ही बना रही। उन्होंने सिलेंडर खरीदने की उनके पास कैपेसिटी नहीं रहती। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। उसके बाद गरीब 2 जून की रोटी कमाता है अध्यक्ष। एक किसान जो खून पसीने की कमाई से गेहूं उगाता है, आपने उसको MSP तो दी नहीं जो उससे वादा किया था, उसकी लागत और बढ़ा दी। खाद, कीटनाशक, हर चीज में दाम में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर उसकी लागत पे पड़ा। और जब वो अपनी लागत के अनुपात अपने ही उगाई फसल को बेचने जाता है, गेहूं बेचता है, और बदले में जब वो बाजार से आटा खरीदता है, तो कितने दुख की बात है कि उसी आटे पे उसको 5% GST देनी पड़ती है। आपने तो गरीब आदमी के हाथ से सूखी रोटी भी छीन ली। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जिस तरह से हर चीज के दाम बढ़ गए, रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 मुख्य चीजें हैं एक गरीब के लिए। आज मकान अगर बनाना चाहता है गरीब आदमी, तो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, हर चीज के दाम बढ़ गए। तो ना घर बना सकता है, ना सूखी रोटी खा सकता है, और कपड़े पर भी GST लग गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है महंगाई का, और मैं ये नहीं समझ पाती कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जो अमीर थे अमीर होते जा रहे हैं, पर जो गरीब था वो आज गरीब होता चला जा रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला उनके पास है कि वो देश के नंबर 1-2 रैंक के उद्योगपति बन जाते हैं, पर वही फॉर्मूला इस देश के गरीब आदमी को अगर प्रदेश के मिल जाएगा, तो शायद इस प्रदेश की भी सूरत बदल जाएगी। मैं आपसे मांग करती हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपया इस पे चर्चा कराएं, इसको ग्राह्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अच्छा, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मोना जी ने महंगाई के ऊपर ये कहा है। वैसे तो मुख्यतया जो 22 वस्तुएं आवश्यक हैं, तो आज सदन में महिलाओं की आवाज गूंज रही है। महिला विधायक मुद्दे रख रही हैं जनता के, जन सरोकार के, और सरकार उस पर जवाब भी दे रही है, जो विपक्ष की तमाम महिला विधायकें आवाज उठा रही हैं। जैसे अभी आप कांग्रेस की एमएलए को सुन रही थी, वो कह रही थी कि साहब आपने तो रोटी, कपड़ा, मकान, इन पर भी GST लगा दिया। आपने किसान को वादा किया MSP का, वो आपने पूरा नहीं किया, जिस पर जवाब लिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 1 बजे। केरल में राहुल गांधी मीडिया से बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा मान मनोबल किया जा रहा है कि वो पार्टी के कमान को संभालें। लेकिन क्योंकि पिछली बार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिसके बाद से इसी कश्मकश में सोनिया गांधी ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब तक जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अब ऐसे में चुनाव की तैयारी है।
अशोक गहलोत का नाम लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। शशि थरूर भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के तहत लगातार आगे बढ़ रहे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केरल में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। देश में 24 घंटे में ही कोरोना के 5,431 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 14 संक्रमितों की मौत भी हो गई। देश में एक्टिव केसेस की संख्या हो चुकी है 46,342 और कोरोना से अब तक 4 करोड़ 39 लाख ठीक भी हुए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हलफनामे में सरकार ने कहा पड़ोसी देशों से रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ के चलते सीमावर्ती राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है। भारत के रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से संबंध, देश में रोहिंग्या की मौजूदगी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ मनोज तिवारी का एक्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। पटाखा फोड़ने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं। पटाखा बैन के खिलाफ दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। शिवसेना में बगावत के बाद पहली बार पार्टी फोरम पर सार्वजनिक रूप से शिव सैनिकों के सामने आए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता अमित शाह को खुला चैलेंज दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो 1 महीने के भीतर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव कराकर देख लें और जीत कर दिखाएं। उद्धव का चैलेंज यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना की ताकत देखनी है तो बीएमसी के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा लो। बता दें कि गोरेगांव के नेस्को मैदान में शिवसेना के गढ़ प्रमुखों ने सम्मेलन आयोजित कराया। गढ़ प्रमुख शिवसेना की सबसे पहली इकाई है। दशहरा रैली से पहले शिव सैनिकों में जोश भरने के लिए उद्धव ने गढ़ प्रमुखों का यह सम्मेलन बुलाया था। मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। यह दीवार डोंबिवली रेलवे लाइन के किनारे बनाई जा रही। दीवार बनाने का काम शुरू होते ही यहां दीवार गिर गई। मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मलबा हटा रही है। राजद प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य भर से आए पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, शरद यादव, तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आखिरकार हमने जीत हासिल की और बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनी। हम 7 दल एक साथ खड़े हैं और बड़का झूठा पार्टी यानी एक तरफ खड़ा है। महागठबंधन बनने से पहले तमाम तरीके की बातें उठती रही, लेकिन अब महागठबंधन बनने से पूरे देश में अच्छा संदेश गया है। इतनी आसानी से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। बीजेपी वालों को अता पता तक नहीं चला। हमारी जितनी भूमिका है उतनी आप सभी लोगों की ही भूमिकाएं हैं। अपना सरकार बना लेती है, वहां हम लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम किया। बैनर और पोस्टर में कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी सासाराम पहुंचे। बीजेपी द्वारा आयोजित प्रबुद्धजन और बुद्धिजीवी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान राजीव प्रताप रूड़ी ने जनता को संबोधित किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि पूरे देश में धीरे धीरे बुद्धिजीवियों के बीच विमर्श का विषय बदल रहा है। नकारात्मकता से लोग सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। यही कारण है कि देश में कभी सबसे बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर के विवाद को प्रधानमंत्री की पहल से निपटारा कर दिया गया। परिस्थितियां ऐसे बदली कि हम सब लोग अब इस अभियान में अकेले अपनी ताकत पर खड़े हो गए। लेकिन एक और सवाल उठता है कि देश के
में अगर राजनीतिक पार्टियों को देखिएगा तो देश के अधिकांश राजनीतिक पार्टियां या तो व्यक्ति में निहित है या परिवार में निहित है, या व्यक्ति के कोई व्यक्तिगत सिद्धांत और जात से जुड़ा है या परिवार से जुड़ा है। आप अगर उठा करके देख ले बिहार के ही राजनीति में, तो अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो एक परिवार की पार्टी है, एक समाज से जुड़ी पार्टी। परिस्थितियां ऐसे। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आज राज्य परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में जगदानंद सिंह को राजद का दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को प्रमाण पत्र दिया। राज्य परिषद बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी नेता शरद यादव के साथ आरजेडी कोटे के मंत्री और विधायक के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान जगदानंद सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा वसूल वही है, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। बिहार के भोजपुर पुलिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ आरोपी पक्ष की ही बात सुन रही है, पीड़ित पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है, सुनिए। भोजपुर पुलिस की लापरवाही अब खुलकर सामने आने लगी। हालांकि सरकार बदल गया, लेकिन प्रशासन का रवैया नहीं बदला। नीतीश कुमार जहां एक तरफ चैलेंज करते हैं कि हमारी बिहार पुलिस काफी एक्टिव है, लेकिन भोजपुर की बात करें तो भोजपुर पुलिस की लापरवाही अब खुलकर सामने आने लगी। इसलिए एक तरफा भोजपुर पुलिस अक्सर एक तरफा काम करता है। अभी देख लीजिए, हाल में बरहरा थाना क्षेत्र के कौना गांव में बालू का उठाव को लेकर कुछ लड़कों ने फोन किया प्रशासन को कि सर अबे तरीके से यहाँ पे बालू का उठाव हो रहा है। तो प्रशासन की वहाँ पे पहुंची गई। अब पहुंचने के बाद उल्टा जिसने फोन किया, जो प्रशासन को बुलाया, उस पर FIR कर दिया गया कि तुम लोग आपसी मारपीट करते हो। जो बाहर के लोग मारपीट कर गए थे उनको बचा लिया गया प्रशासन से। क्या मामला है? मामला यही है, हम नेकराम टोला पंचायत के सरपंच हैं। मामला यही है कि कौना घाट पर मार हुआ था, उसमें नामजद FIR पुलिस की है। किस चीज को लेकर मार की गई? बालू रंगदार लोग हम लोग का नाव से पैसा ले रहा था। हम लोग नाव से आप लोग बालू आर पार करते हैं? बालू नहीं करते हैं। तो फिर क्यों पैसा मांगते हैं आपसे? पैसा इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग नाव लेकर घर अपना जा रहे थे, खलिया नाव लेकर जा रहे थे, विश्वकर्मा पूजा था, इसलिए बोल रहा था कि तुम लोग मार के 4 गो के विदा कर दिया थाना में, जेल में डाल दिया। उसके बाद में लोग बहजूद रंगबाजी ले रहा था, हम लोग बोले, उसके बाद में मार हुआ। मार होने के बाद में वो जो 2 गो पिटाया वो भर्ती हो गया, आरा से चल गया पटना। अब पुलिस केस अपना मन से कर रही है। युवाओं का भी नाम पड़ गया, जिसको नौकरी पकड़ना है वो लोग भी फंस गए हैं। क्या मामला था अभी आप लोगों के यहाँ? वहाँ पर बालू गिराने वाला हम लोग को उल्टा केस किया है कि भोजपुर में, नथमलपुर में भी एक की हत्या होती है, 11 लोगों का नाम डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं भोजपुर पुलिस इस मामले में बहुत बड़ी लापरवाही करती है कि एक तरफा कार्रवाई करती है, किसी एक की सुनती है और दूसरे का नहीं सुनती है, जिससे काफी लोग नाराज चल रहे हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। लंबे समय बाद बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने बीजेपी को दंगाई पार्टी बताते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने हर पार्टी झुकी, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका। लालू यादव ने कहा, अगर मैं उनके आगे झुक जाता तो शायद मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बातों पर कायम रहा। आरएसएस और बीजेपी से हमारा पुरानी दुश्मनी है, वो लोग हमें झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं झुका और ना ही मैं झुकने वाला हूं। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।